बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान और बुशरा बेगम को एक और मुकदमे में सजा होती हुई नजर आ रही है। इद्दत में निकाह वाला जो केस है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। 4 गवाह हैं, उसमें चारों गवाहों के बयानात हो गए हैं। 2 पर जिरह मुकम्मल हो गई है। बुशरा बेगम और खावर मानिका के दरमियान लड़ाई हुई है और फिर खावर मानिका और इमरान खान के दरमियान तू मैं हुई है और खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश भी की गई है। ये बड़े लड़ाई झगड़े वाला माहौल रहा अदालत का। कोई 11 घंटे अदालत की कार्रवाई रही। अंदर क्या होता रहा, ये तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, हल्फ की बात कैसे हुई, इमरान खान कैसे हल्फ से मुकरे, जज साहब ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर साइफर केस का भी तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है और जज साहब ने वो ठोक बजा के फैसला लिखा है। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की मंजी मेरे ख्याल उन्होंने ठोक दी है और अपील में उसके जो चांसेस हैं वो मुझे कम नज़र आ रहे हैं इनकी बरियत के। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, कल भी मैंने जिक्र किया था कि हमने अम्मा की सूरत के हवाले से कैच और कोटा में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दफ्तर और घर पर हमले और बाजोड़ में एक कत्ल हुआ, पीटीआई का साबिक वर्कर था, टिकट होल्डर नहीं था उसका। और इन वाक़यात की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने खसूसी इजलास तलब किया था और बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही थी मीडिया पे। लेकिन मैंने कल ही अर्ज़ कर दिया था कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होने ऐसे वाक़यात की बुनियाद पे। आज भी दहशतगर्दी के छोटे-छोटे 3 वाक़यात हुए हैं और ख़्याल ये किया जा रहा है कि शायद कुछ कुव्वतें हैं जो इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहती हैं। एक साज़िशी थ्योरी बड़ा अट्रैक्ट करती है बंदों को। बल्कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये भी एक साज़िशी थ्योरी है ना, कि पोलियो के जो कतरे हैं वो इसलिए पिलाए जा रहे हैं, ये एक यहूदियों की साज़िश है या अंग्रेज़ों की साज़िश है कि मुसलमानों की आबादी को कंट्रोल किया जाए पोलियो के कतरों के ज़रिए। ये भी एक साज़िशी थ्योरी थी ना, कि जो कोरोना की वैक्सीन है उसमें चिप जो है वो शामिल की गई हुई है और इंसानों को कंट्रोल किया जाएगा उस चिप के ज़रिए। लेकिन हकीकत तो इसके बरक्स है ना। इसी तरह की ये साज़िशी थ्योरी घड़ी जा रही थी बहुत सारे लोगों की तरफ से कि जनाब पता नहीं है इस इजलास के बाद क्या हो जाएगा, केपी और बलूचिस्तान में शायद जो इलेक्शन है ये मुलतवी हो जाए, क्योंकि केपी और बलूचिस्तान के हवाले से हमने अम्मा की सूरत के हवाले से ही ये इजलास बुलाया गया था। और कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ भी ये बात की गई कि जनाब सियासत के नाम पे इस मुल्क में हमने अम्मा की सूरत ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्शन के हवाले से जो हमारी ड्यूटी तफ़वीज़ की जाएगी, जो हमें ड्यूटी तफ़वीज़ की जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आइन के आर्टिकल 220 के तहत, क्योंकि आइन का आर्टिकल 220 ये कहता है कि तमाम इंतज़ामिया जो है वो इलेक्शन कमीशन की मावनत की पाबंद हैं, उनकी हिदायत की पाबंद हैं। और फिर आइन के आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज जो है ये सिविल हुकूमत की या सिविल इंतज़ामिया की मदद की पाबंद है। तो उन्होंने ये कल बड़े खुल खला के ये बात कर दी थी। उस वक्त तक ये वाक़यात जो हैं ये हो चुके हुए थे और मैंने ये कहा था जनाब ये पैगाम दिया गया है उन लोगों को जो इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं कि जनाब इलेक्शन जो है वो जो चीफ साहब ने कह दिया पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी को ही होंगे। और आज वाला जो इजलास था इलेक्शन कमीशन का वो मेरा ख्याल सिर्फ एक अलामती इजलास था और उसका मकसद जो है वो पैगाम देना था इन लोगों को जो ये दहशतगर्दी की वारदातें कर रहे हैं। और उन्होंने 2 टोक अंदाज में ये कहा है कि जनाब ये सिर्फ डराने की कोशिश है। उच्च इजलास में कहा गया, पहले तो ब्रीफिंग दी गई केपी और बलूचिस्तान के हवाले से, अमन अम्मा के हवाले से। वहाँ आईजी भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे दोनों सूबों के और फिर जो हसास अदारों के नुमाइंदे भी उस इजलास में मौजूद थे। तो वहाँ ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया इलेक्शन कमीशन को कि जनाब ये ठीक है, अमन अम्मा की सूरत हाल गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन ऐसी नहीं है कि उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। ये छोटे मोटे वाक़यात हैं, इनकी बुनियाद पे इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। और इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को पैगाम दे दिया है जो ऐसी वारदातें करके या डरा के या किसी भी अंदाज में ऐसी हरकतें करके अमन अम्मा की सूरत मखदूश करना चाह रहे थे और उसके नतीजे में शायद उनकी कोशिश थी
کہ जनाब जो ये जमहूरी अमल है, जमहूरी प्रोसेस है, इसको डीरियल कर दिया जाए। तो उन्होंने ये पैगाम दे दिया कि नहीं भाई जी, जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन जो हैं ये 8 फरवरी ही को होंगे। वाज़ेह पैगाम, मुख्तसर, यानी बहुत तवील लंबा चौड़ा इजलास नहीं था वो कोई। ये इजलास घंटों पर नहीं बल्कि मिनटों पर मुहित था, और इसका मकसद जो मुझे समझ आया यही है कि उन लोगों को जो इस मुल्क में तकरीब कारी कर रहे हैं उनको पैगाम देना मकसूद था कि ये जमहूरी अमल जो है, जमहूरी प्रोसेस जो है, ये रुकने वाला नहीं आपकी छोटी मोटी वारदातों से। ये इलेक्शन जो है ये आगे पीछे नहीं होगा। और अब आते हैं जनाब साइफर केस। साइफर केस भी उस पर जो है ना इद्दत वाला केस, उस पर ज़रा मैं ज़्यादा टाइम लूँगा क्योंकि उसमें मामलात कुछ इसी तरह के हैं। साइफर केस वाला जो फैसला है, तफसीली फैसला, वो जारी कर दिया गया है, और जज अबूल सनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने अपना जो तफसीली फैसला है 77 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और उन्होंने कह दिया है जो हम कहते आ रहे हैं कि जनाब ये ओपन एंड शट केस था। इसमें 2 ही मामलात थे, बाकी जुज़ियात थे। मामलात 2 थे। एक ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो सेक्शन 5 है उसके मुख्तलिफ ज़ैली सेक्शंस के तहत जो उन पे फ़र्द जुर्म आयद की गई थी, उसमें यही है कि एक तो ये कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसे ओपन नहीं किया जा सकता था, और अगर ओपन किया गया उसको तो उससे किसी बैरूनी मुल्क को फ़ायदा हुआ और पाकिस्तानी रियासत का नुकसान हुआ। एक तो ये था, और दूसरा ये कि इमरान खान ने अपने पास रखा उस साइफर को जो वो रखने के मिजाज नहीं थे और वापस नहीं किया। और फिर जुज़वी तौर पे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा जो है वो 34 भी लगाई गई, 34, कि हम सलाह और हम मशवरा होकर कोई वारदात डालना, कोई जुर्म करना। तो शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान ने हम सलाह और हम मशवरा होकर ये जुर्म किया, और फिर इनको उन्हीं दफ़ात के तहत जो है वो सज़ा सुनाई गई। और जज साहब ने लिखा, मैंने जो कहा था कि शाह महमूद कुरैशी एवं ही रौला पा रहे हैं अदालत कि मेरा बयान नहीं होया, मेरा बयान नहीं हुआ। मैंने कहा था वो 342 का जो बयान होता है, जो एक सवालनामा दिया जाता है आखिर पे जज की तरफ से, तो वो तो तहरीरी तौर पे जमा करवाना होता है। ये किस बयान की बात कर रहे हैं? तो वो अब जजमेंट से ये पता चल गया है कि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने 342 के दफात जो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा है 342, उसके तहत अपने बयानात सबमिट किए, लेकिन उन पर दस्तखत नहीं किए। और फिर फर्द जुर्म उनका जनाब इन्होंने शुरू से ही अदालत को ज़िच करने की कोशिश की, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए, बदतमीज़ी की, वकील से फ़ाइल छीनी, जिरा से भागे, वकील गैर हाज़िर रहे बीच में, जिसकी वजह से वो जो स्टेट के खर्चे पे जो दिफा के सफाई के वकील जो हैं वो मुकर्रर करने पड़े, और जिरा करने का मौका दिया गया। फिर भी नहीं जिरा की इन्होंने, पहले कहा हम जिरा करेंगे, बाद में फिर भाग गए, जिसकी वजह से वो जो स्टेट काउंसिल थे सफाई के, उन्हें जिरा करनी पड़ी। इमरान खान को मजमूई तौर पे 24 साल सज़ा हुई है मुख्तलिफ दफ़ात के तहत। एक तो ये कि उन्होंने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो कौमी राज था उसको अफ़शा किया, और उससे रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, माशी सतह पे, सफारती सतह पे और सियासी सतह पे पाकिस्तान को उसके नताइज भुगतना पड़े। हमारा जो सिस्टम है उमूर खारजा का, वो इन्होंने डिस्टर्ब किया, और अमेरिका के साथ हमारे तल्कात को धचका लगा। इस जुर्म में इसको यानी कि ओपन करने पे इसको मिली है जनाब 10 साल सज़ा। और अपने पास जो रखा है इन्होंने, ये साइफर नहीं रख सकते थे, वो भी जो सेक्शन 5 है उसी के तहत, उसमें भी 10 साल सज़ा। ये दफ़ात उस जुर्म से मुतल्लिक हैं कि अगर उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ हो और बैरूनी जो ममालिक हैं उनको फ़ायदा हुआ हो। जज साहब ने लिखा है कि इससे जो दुश्मन ममालिक हैं उसको फ़ायदा हुआ है इस जुर्म से, और फिर अगर सिर्फ उसको ओपन किया जाए और अपने पास रखा जाए तो उसमें भी 2-2 साल सज़ा, वो अलग सज़ा हुई है। इनको मजमूई तौर पे 24 साल सज़ा हुई है। शाह महमूद कुरैशी को मजमूई तौर पे मुख्तलिफ दफ़ात के तहत सेक्शन 5 और 34 के तहत 20 साल सज़ा हुई है। एक तो यही कि जनाब उन्होंने
इसको ओपन किया, 10 साल उस पे सज़ा होगी और उससे बैरूनी ममालिक को फ़ायदा होगा। और फिर 2-2 साल वही जो इमरान खान को ही कि बैरूनी मुल्क को फ़ायदा ना भी हो और उसको अफ़शा कर दिया जाए राज़ को, तो उस पे उन्हें सज़ा होगी। और 6 साल मुआवनत करने पे जो इमरान खान ने अपने पास रखा साइफ़र को, इस हवाले से। और फिर 382 का फ़ायदा दिया गया। 382 क्या फ़ायदा क्या होता है? 382 का फ़ायदा ये होता है कि बतौर हवालाती उस मुकदमे में जितनी देर बंदे ने जेल में गुजारी हो, वो मुद्दत जो है, वो यानी फैसला आने से पहले जो वो कैद काटी है उसने, ट्रायल दौरान ट्रायल या ट्रायल से पहले, गिरफ्तारी से लेके सज़ा होने तक जो मुद्दत होती है, वो टोटल सज़ा से मिन्हा कर दी जाती है, निकाल दी जाती है वो सज़ा। और जज साहब ने लिखा है ये कनकरेंट सज़ाएँ हैं। कनकरेंट सज़ा का मतलब ये होता है कि ये यकवक़्त ये शुरू हो जाएँगी। यानी ये नहीं कि पहले 10 साल पूरी करेंगे, फिर अगले 10 साल पूरी करेंगे, फिर 2 साल पूरी करेंगे, फिर 2 साल पूरी करेंगे, ऐसा नहीं। यानी तमाम सज़ाएँ इकट्ठी शुरू हो जाएँगी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 साल तक जो इनकी सज़ा बनती है, दोनों की 10-10 साल। और फिर वो मैंने बता ही दिया था कि रिमिशनें कैसी मिलती हैं। और साल में अगर ये सही मशक्क़त करते हैं और अमने आमा का ख़्याल रखते हैं, जेल के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ताबेदार अच्छे बच्चे बन के रहते हैं, तो 60 दिन तो मशक्क़त वाले पूरे साल के और 15 दिन जो हैं वो अच्छे किरदार के। इनको वो इतने दिन जो हैं, ये हर साल इनको उसमें कमी होती जाएगी सज़ाओं में। और फिर तोशाखाना वाला केस है, उसकी सज़ाएँ जो हैं वो भी 2 रजिस्टर खुल जाएँगे ना। एक उसका जो ना फलां तारीख को जो साइफ़र वाली शुरू हुई और फिर दूसरा जो तोशाखाना वाला, जहाँ से बुशरा बेगम और उनकी जो है सज़ा वो शुरू होगी। अच्छा, फिर जज साहब ने आज़म खां के बयान पे भी इन्हिसार किया है। खान साहब बड़ी थपकियाँ दे रहे थे ना, और मैंने ये कहा था कि खान साहब को समझ ही नहीं आई कि आज़म खां क्या बयान दे गया है। जज साहब ने ये कहा है, अपने फैसले में लिखा है आज़म खां के हवाले से, जनाब आज़म खां ने अदालत में सच बोला और इस्तिग़ासा की मुकम्मल तईद की। इस्तिग़ासा के जो इल्ज़ामात थे, उसको साबित करने में मददगार हुए आज़म खान साहब, जिनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और ये उनको थपकियाँ दे रहे थे, वाह 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 जनाब क्या बात है, आपने मेरे हक में बयान दे दिया, ये कह रहे थे ना पीटीआई वाले। बहरहाल अब इसमें अगर अपील जाती है, जो जजमेंट आई है सामने, उसमें जो वजूहात बयान की हैं जज साहब ने, ज़ाहिर है जो तफसीली फैसला होता है उसमें रीजनिंग देनी होती है, वो रोज रीजनिंग बड़ी ठोस है और वो इतनी आसानी के साथ उसको उस रीजनिंग को रद्द करना जो है अपील में, ये मुश्किल होगा। बहरहाल बेल के हवाले से कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। मे बी बेल तो अदालत जो है, आला अदालत, उसका एक तरह से सवाबदीदी इख्तियार भी होता है कि वो सज़ा याफ्ता मुजरिम जो हैं उनकी भी बेल ले सकती है, जो ऊपर वाली एपलेट कोर्ट जिसे कहते हैं, हाई कोर्ट जो है वो। अब आते हैं जनाब उस केस की तरफ, इद्दत वाला जो केस है, ये पहले कारी हनीफ साहब जो हैं उन्होंने किया था इस्तिग़ासा फ़ाइल जनाब की इद्दत के दौरान निकाह किया है इमरान खान और बुशरा बेगम ने, और फिर वो उन्होंने वापस ले लिया। तो ख़ावर मानिका साहब खुद जो हैं इस केस में फिर मैदान में आए। उन्होंने जो पिटीशन फाइल की, उन्होंने उसमें ये कहा कि जनाब 14 नवंबर 2017 को मैंने तलाक दी थी बुशरा बेगम को और 1 जनवरी 2018 को इन्होंने निकाह कर लिया। अभी इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी, तलाक दिए हुए 48 या 49 दिन हुए थे। फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए इमरान खान और बुशरा बेगम कि जनाब ये तो केस बनता ही नहीं है। तो पहले तो ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी आ रही थी, हाँ केस बनता नहीं है, जो है निकाह है वो फासद है, जैसे कि एक जजमेंट्स मौजूद हैं। फिर आखिर में उन्होंने डिसमिस कर दी, मुस्तरद कर दी, जनाब फर्द जुर्म आयद होगी हुई है, तो अब इसमें जो हाई कोर्ट है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। और उसके बाद आज यानी 1 फरवरी को इस केस की जेल में समाअत हुई। जो जज साहब हैं कुदरतुल्लाह साहब, वो 10 बजे सुबह जो हैं वो पहुंच गए। इनके वकील नहीं है, बुशरा बेगम को डियाला से लाया, वो बनीगाला से लाया गया और वकील इनके जो सफाई के हैं वो नहीं पहुंचे। जज साहब ने इंतज़ार किया और मुख्तलिफ वक्फ़ों से इसकी जो समाअत है वो रात 9 सवा 9 बजे तक जारी रही। यानी एक तरह से 11 सवा 11 घंटे इस केस की समाअत हुई है जेल में। अब हुआ क्या, इसमें 4 गवाह हैं। एक ओन चौधरी जो
निकाह का गवाह है, एक लतीफ़ नौकर जो खावर मानेका है और जिसने ये कहा है कि जनाब इमरान खान जो है खावर मानेका की अदम मौजूदगी में घर आता जाता था और मैंने एक दफ़ा उसको घर से निकाला भी और फिर मैंने इनको कुछ गड़बड़ करते भी देखा, इस तरह की बात। और फिर जो निकाह का है मुफ्ती सईद और फिर खावर मानेका साहब खुद गवाह हैं। ये इनमें चारों गवाहों के बयानात हो गए हैं और उन्होंने मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया है खावर मानेका की कहानी को, इस्तिगासा की कहानी को। ये प्राइवेट कंप्लेंट है ना। तो उसके बाद दो गवाहान जो हैं ओन चौधरी और खावर मानेका, उन पर जिरा भी मुकम्मल हो गई है बुशरा बेगम और इमरान खान के वकला की। तो ये फिर रौला कैसे पड़ा, रोला कैसे शुरू हुआ? रोला शुरू हुआ जब खावर मानेका बयान दे रहे थे, उस वक्त ये रोला शोला पड़ा। और जब खावर मानेका ने कहा कि इमरान खान जो है ये मेरे घर आता जाता था मेरी अदम मौजूदगी में और फिर जनाब बुशरा बेगम जो है चोरी छुपे रात को बातें किया करती थी, मैं मना करता था, इस तरह की बात। यानी वो ये कह रहे थे कि इनके पहले से निकाह से पहले से ही इनके आपस में कुछ मुरासम थे। इस पर इमरान खान साहब जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये झूठ बोल रहा है। मैं हलफ उठाने के लिए, कुरान उठा के हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने बुशरा बेगम को निकाह वाले दिन देखा था, उससे पहले मैंने देखा ही नहीं था। बहरहाल बड़ी अजीब सी बात है, अगर ऐसी बात है उससे पहले जो खबरें आती रही हैं, सारा कुछ होता रहा है। तो फिर खावर मानेका ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। ये खावर मानेका साहब ने जवाब दिया। और फिर खान साहब ने कहा बुशरा बेगम, इसलिए बुशरा बेगम भी जो हैं वो भी रोस्टम पे आ गई और उन्होंने जो वकील थे उनके, उनसे ये कहा कि कुरान किधर है, लाओ मैं कुरान उठाती हूँ कि खावर मानेका झूठ बोल रहा है। और इमरान खान वो भी रोस्टम पे आ गए और उन्होंने भी यही कहा कि जनाब मैं कुरान उठाता। हम दोनों मियाँ बीवी जो है वो कहते हैं कुरान पे हल्फ देने के लिए तैयार हैं। खावर मानेका जो है ये भी कुरान पे हल्फ दे। हम कह रहे हैं कि जनाब हमारी पहले कोई मुलाकात नहीं थी, इद्दत पूरी हो चुकी थी, वगैरह वगैरह जो भी बातें बुशरा बेगम ने की। उनका जनाब ये निकाह जो है ज़बानी जो तलाक थी, ज़बानी तलाक बहुत पहले दे दी थी और पता नहीं कितना अरसा गुजर गया था, इस तरह की बातें चाहते हैं उन्होंने की। बुशरा बेगम ने खावर मानेका से ये कहा कि 6 साल तो सुता रहा, एड्डा तो गैरतबाद, हुण तेनों ख्याल आ गया। तो फिर खावर मानेका ने भी इसी तरह का जवाब दिया कि बच्चे जेडे ने घर ने आने और रोंदे पे ने, छोटी का हाल देख जाके की होया। और फिर जब उन्होंने इमरान की तरफ देख के ये बात की कि मेरा घर बर्बाद करने वाली ये औरत और तू दोनों जो हैं तुम्हें अल्लाह पूछे, तो इमरान ने कहा चल मैं तेरे गल ही नहीं करना चाहता। इमरान खान और बुशरा बेगम जी इसरार करते रहे कि हम भी हल्फ उठाते हैं कुरान पे कि जब हम सच्चे हैं, हमने कुछ ऐसा जुर्म नहीं किया, इद्दत के दौरान निकाह नहीं किया और जो बाकी इल्ज़ाम हैं मरासम और रस्म वाले वो भी गलत हैं। तो ये भी मानेका भी हल्फ उठाए कि जनाब ये जो कह रहे हैं ये भी कुरान उठा के कहे। तो इस पे जो जज साहब हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर आपने हल्फ ले लिया है तुझसे, अगर इनको हम कहते हैं कि खावर मानेका जो है वो हल्फ उठा के कुरान पे हल्फ उठा के बात करे, तो फिर आपकी जो जिरा का हक है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर खान साहब ने कहा कि हम हल्फ भी लेंगे और जिरा भी करेंगे। जज साहब ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर आपने कुरान उठवाना है तो फिर आप जिरा नहीं कर सकेंगे गवाहों पे। अगर गवाह कुरान उठा के कोई बयान दे दे तो फिर वो 100% सच्ची समझा जाएगा, जिरा जुरा नहीं होगी। फिर इनको नहीं जी नहीं, हलफ भी लेना है और फिर जिरा भी करनी है। जज साहब ने कहा अच्छा लिखो भाई, ये कह रहे हैं जनाब हमने कुरान पे हर्फ लेना है, तो फिर इनका जिरा का ख़त्म। तो फिर खान साहब ठंडे हो गए कि मुकर गए जानी अपनी बात से। फिर खान साहब की जो बहनें थीं वो कमरा अदालत में मौजूद थी। जब उन्होंने देखा कि इसके बाद तो केस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तो वो फिर गई हैं और दोनों बहनों ने बुशरा बेगम और इमरान खान को पकड़ के रोस्टम से वो पीछे ले आती हैं। और फिर जब बुशरा बेगम के जो वकील हैं उस्मान रियाज गिल साहब, वो जब खावर मानेका से परजिरा कर रहे थे, तो ज़ाहिर है फिर वो
جس طریقے سے خاور مانیکا صاحب اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے گھر میں تو رونا پٹنا پڑا ہوا ہے اور میری ایک بیٹی پتہ نہیں کتنے سال سے ملی نہیں، جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اپنی ماں سے، وہ ملنا نہیں چاہتی، میرے بچے برباد ہو گئے، میرا گھر برباد ہو گیا، تو وہ ظاہر ہے پھر وہ جو عثمان ریاض گل صاحب میں پہلے بھی انہوں نے ایک اور مقدمے میں بھی عمران خان کے اور بشرا بیگم کے وکیل کے طور پہ انہوں نے کوئی بدتمیزی کی دوسرے فریق کے ساتھ، وہ جو سرکاری وکیل نہیں تھے صفائی کے ان کے ساتھ، تو اس میں بھی پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک موقع پہ جب خاور مانیکا اپنا بیان قلم بند کروا رہے تھے اور جرح ہو رہی تھی ان پہ، تو انہوں نے ان کو مکہ مارنے کی کوشش کی مبینہ طور پہ اور کہا کہ میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ جب جج صاحب نے یہ سختی سے کہا تو پھر پارٹیاں جو ہیں وہ بیٹھ گئیں اور جرح جو ہے وہ 2 گواہوں پہ جرح مکمل ہوگی اور وہ دونوں گواہ جو ہیں اون چودھری اور خاور مانیکا اپنی اس بات پہ ڈٹے رہے اڑے رہے کہ جناب یہ عدت کے دوران نکاح ہوا ہے۔ اب 2 گواہوں پہ جرح باقی ہے، ایک مفتی سعید صاحب پر اور دوسرا جو لطیف ہے خاور مانیکا کا نوکر اس پر، اور لطیف نے جو الزامات لگائے تھے کہ میں نے جناب ان کو کچھ ایسی ویسی حالت میں بھی دیکھا دونوں کو، تو وہ یہ گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہاں کہا تھا 4 گواہ لائیں اور وہ کیس ریمانڈ ہو گیا تھا۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جو بار بار جاتے ہیں نا ہائی کورٹ میں ٹرائلز کے خلاف، یہ ان کے گلے میں پڑ جانا ہے۔ اس کا ہوا کیا، جو جج صاحب نے دوبارہ فرد جرم عائد کی تو وہ جو یہ والا معاملہ ہے کہ جناب ان کے کوئی غلط مراسم تھے نکاح سے پہلے بھی، وہ اس جو فرد جرم ہے اس سے وہ نکال ہی دیا، چارج شیٹ میں وہ اب نہیں ہے، نجائز مراسم والا نہیں ہے، یہ صرف 496 کا کیس رہ گیا ہے۔ تحریریت پاکستان کی دفعہ 496 وہ یہ کہتی ہے کہ غیر قانونی شادی کی تقریب منعقد کرنا، یعنی یہ شادی جو تھی عدت کے دوران یہ قانون کے مطابق نہیں تھی، لیکن انہوں نے شادی کی تقریب کی اور وہاں پھر ولیمہ شلیمہ بھی انہوں نے چھوٹا موٹا کیا تھا بنی گالہ میں، تو وہ اس میں 7 سال تک قید کی سزا ہے، 7 سال تک قید کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اس میں بشرا بیگم اور وہ دونوں مل کے انہوں نے یہ واردات ڈالی ہوئی ہے، اور یہ بھی بظاہر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اب 2 گواہوں پہ جرح ہو جائے گی، پھر وہی بیان ہوگا 342 کا، اگر دیتے ہیں، اگر انکار کر دیتے ہیں جج صاحب اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ یہ بھی اب دنوں کی بات ہے، 48 گھنٹے 72 گھنٹے اسی طرح کا معاملہ مجھے یہ لگ رہا ہے، یعنی 8 فروری سے پہلے ایک اور یعنی ہیٹرک ہوتی ہوئی مجھے جو ہے یہ نظر آ رہی ہے۔ اور پھر وہاں میڈیا والوں سے بات کی ہے، جو خاتون ہیں سابق خاتون اول، انہوں نے یہ کہا کہ جناب میری کوئی ڈیل شیل نہیں ہوئی، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو مجھے بنی گالہ میں رکھا گیا، وہ کہہ رہے ہیں میری مرضی کے بغیر بنی گالہ میں رکھا گیا ہے اور میں تو جانے نہیں چاہ رہی تھی، میرے ساتھ دھوکہ ہوا۔ انہوں نے ایک ریسٹ ہاؤس کا ذکر کیا کہ ہم آپ کو ایک ریسٹ ہاؤس میں جو ہے وہاں قید کرنے والے ہیں، بنی گالہ میں نہیں کرنے والے، تو میں تو اب بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں بنی گالہ کی بجائے جیل میں اڈیالہ جیل میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب خان صاحب بڑے شریف اور پکے مسلمان ہیں، یہ جو صرف نقاب اور داڑھی جو ہے اس میں جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، تو خان صاحب سے زیادہ اسلام پہ عمل کرنے والا کون ہے؟ اس طرح کی باتیں جاتے انہوں نے کی ہے، اور ان کا جناب میرے ساتھ ڈیل کی کوشش کی، ڈیل ہوئی نہیں، وہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ میں کہیں گئی نہیں تھی، وہ کہہ رہی ہے۔ اور حامد خان صاحب نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ میرے پاس آئیں تھی اور میں نے کہا آپ جائیں جیل میں جا کے ٹرائل فیس کریں، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ جیل میں چلی گئی۔ اور پھر وہ کہتی ہیں جناب میرے ساتھ ڈیل کی کوشش کی، تو میں نے کہا جناب ڈائریکٹ خان صاحب سے بات کریں۔ بہرحال 2 فروری کو کل جو ہے اس کیس کی مزید سماعت ہے، اور کم جڑا مجھے لگتا جی سزا وہ کہتے ہیں پنجابی بٹتے پی ہے، مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔